मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग का रोल बहुत वास्ट हो गया है। आज हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उसे क्लासिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फर्दर एनालिसिस करके हम बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में उन सभी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जो कि अपने अलग अलग डिसीजंस के लिए बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानना चाहते हैं। ये लेंडर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, गवर्नमेंट होती है, पब्लिक भी होते हैं, सप्लायर होते हैं और बहुत सारे होते हैं लोग होते हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। आज के टाइम में जब भी कोई पर्सन या इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस के साथ या फर्म के साथ डीलिंग करना चाहता है, तो वो उस फर्म या उस बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में ज़रूर इंटरेस्टेड होता है। ये फाइनेंशियल हेल्थ हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से। इसके अलावा इनका एनालिसिस करके आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट्स बना करके कंपैरिजन किया जाता है, जिससे कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक ठीक पता चल सके। और ये सारा पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। तो गैस, आज का जो वीडियो है वो मैंने रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग पे ही बनाया है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस, जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग का रोल काफ़ी वास्ट हो गया है। तो सब रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए ही जो है अकाउंटिंग का बेसिकली जन्म हुआ था कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करें, उसे क्लासीफाई करें और फिर इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि ईयर टू ईयर जो प्रॉफिट है उसमें हमें कंसिस्टेंसी मिलती रहे। ऑब्वियसली प्रॉफिट जो है ईयर टू ईयर डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन या स्केल ऑफ द ऑपरेशन। बट जो अकाउंटिंग है उसका जो पहला इम्पॉर्टेंस है, जो पहला रोल है दैट इज़ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। सेकंड, देखिए, हर एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जानना चाहता है और जो उस बिजनेस के साथ डील करना चाहते हैं वो लोग भी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट shows the number and value of assets and liabilities of the business concerned. It expresses the sources of funds and methods of application. देखिए, असेट्स जो हैं वो तो शो करती हैं मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, एंड जो लाइबिलिटीज़ है वो शो करती है कि बिजनेस ने फंड कहाँ कहाँ से अरेंज किया है। लाइबिलिटीज़ में दो तरह के फंड्स होते हैं। एक होता है ओन्ड फंड, यानी वो फंड जो कि बिजनेसमैन ने या ओनर ने खुद ने लगाया है, और दूसरा होता है बोरोड फंड जो कि उसने बोरो किया है। तो अगर ओन्ड फंड ज़्यादा है और बोरोड फंड कम है तो इसका मतलब है हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस काफ़ी स्टेबल रहेगा, बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को भी डिपिक्ट करती है। द थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव एनालिसिस। देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस बिजनेस के 2 या 2 साल से ज़्यादा के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, 2 या 2 साल से ज़्यादा पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जब हम कंपेयर करते हैं। जैसे 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 2021 या 20 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इसका मतलब ये होता है कि जब हम सेम इंडस्ट्री में अपनी जो कम्पिटिटिव फर्म है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इंडस्ट्री में हम कहाँ स्टैंड करते हैं या हमारी पोजीशन जो है वो कम्पिटिटिव फर्म से कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है।
गाइस यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बना के दिया है द कॉलेज शॉप का, जिसमें 2006 या 2007 का देख सकते हैं आप। इसमें सेल्स है 5 लाख 6 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इससे जो है देख करके एकदम से पता चल जाता है कि पिछले इन 2 सालों में सेल्स इंक्रीज हुई है या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमें इससे पता चल जाती हैं, और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक तरह से बनाएं और आगे उसका एनालिसिस करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज कॉस्ट कंट्रोल, इट फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है कि कॉस्ट कटिंग करना, कॉस्ट को एसर्टेन यानी कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट की कटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये मेन फोकस होता है। तो हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम जो है इंडिविजुअल कॉस्ट का इम्पैक्ट देखते हैं कि नेट प्रॉफिट पे कितना पड़ा है, यानी नेट इनकम पर हर एक कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। फिर हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये कॉस्ट इतना जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या इनकम जनरेट हो रही है। अगर हमें लगता है कि उसके अकॉर्डिंग इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो फिर उस कॉस्ट को हम फोकस करेंगे और उसे कट करने की या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट डिटर्मिनेशन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज जीएसटी कंपाइलेशन। देखिए जीएसटी कंप्लायंस के लिए भी जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में आपको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए कि जी ये ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुआ है, इसलिए इसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जीएसटी कंप्लायंस में भी जो है अकाउंटिंग मदद करता है, क्योंकि इसमें हम आप जानते हैं कि जो भी बिजनेस कंसर्न्स हैं जो कि गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें एक प्रिस्क्राइब रेट से जो है जीएसटी पे करना होता है, और इसके लिए इन्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बनाने होते हैं वो तो मेंटेन करते ही हैं, उसके साथ में ये कई तरह के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं, जैसे इनवॉइसेस है, बिल्स ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चालान्स है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट्स है, रिसीप्ट वाउचर है, पेमेंट्स वाउचर्स है, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज टैक्स डिटर्मिनेशन। देखिए गाइस आप ये जानते हैं कि हर एक बिजनेस को अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है। तो हर एक फर्म जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विदाउट एनी ऑडिटिंग टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करना होता है, और कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्हें पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, उनकी ऑडिटिंग करानी पड़ती है ये पता करने के लिए कि जो भी इनकम एक्सपेंसेस लिखे गए हैं वो एज़ पर लीगल प्रोविजन लिखे गए हैं, और उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करना होता है। तो ये अकाउंटिंग जो है यहाँ पे भी बहुत रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं और उसके बाद हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को उन्हें सबमिट कर देते हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ टैक्स, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ये देखती हैं कि जो भी इनकम एक्सपेंसेस शो किए गए हैं वो एज़ पर लीगल प्रोविजन ही शो किए गए हैं, जिससे कि कोई फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट इज फ्रॉड एंड फॉर्जरी प्रिवेंशन। देखिए अगर अकाउंटिंग बुक्स सिस्टमैटिकली मेंटेन की जा रही है या करेक्टली मेंटेन की जा रही है तो फ्रॉड और फॉर्जरी की गुंजाइश कम हो जाती है। गैस आपको पता है कि हर एक डिसिप्लिन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है जब हम उस डिसिप्लिन में काम करते हैं। सेम ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी है। जब हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि ये फ्रॉड और फॉर्जरी का प्रिवेंशन हो सके। तो अगर मान लीजिए सिस्टमैटिकली हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो फ्रॉड रिड्यूस हो जाता है, फॉर्जरी की भी गुंजाइश कम हो जाती है, और साथ में जो स्टाफ इसमें काम में लगा हुआ है उनका मॉरल भी हाई होता है, यानी वो भी ये जानते हैं कि ईमानदारी से काम करना है,
तो ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। देखिए बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, और इन डिसीजंस को लेने के लिए उन्हें अकाउंटिंग बुक्स रेफर करनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग जो है दैट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जो है बिजनेस के डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में उन सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है जो कि बिजनेस के साथ कोई डीलिंग करना चाहते हैं, और अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो और उनकी रिपोर्टिंग ठीक तरह से करते हैं, तो जो ये यूज़र्स हैं इनको अपनी डिसीजंस लेने में ईजी हो जाता है। तो proper maintenance and reporting of financial data enables the various stakeholders in their decision making. Next is credit taking। देखिए जब भी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि आप अपने पिछले 3 या 4 सालों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, वो सबमिट करिए। वो पिछले 3-4 सालों के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं उनसे वो ये जानना चाहते हैं कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ईयर टू ईयर। साथ ही वो बैलेंस शीट के थ्रू जो है ये जानना चाहते हैं कि फर्म के पास ओन्ड फंड कितना है, बोरोड फंड कितना है और असेट्स कितनी हैं, जिसके बेसिस पे वो ये देख सकें कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो इन सब के लिए जो है अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में बनाया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू हो, फेयर हो और उसमें किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो या कोई बात छुपाई ना जाए। तो क्रेडिट टेकिंग के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, जिससे कि जो लेंडर्स है वो फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस को जान सके और फिर लोन को ग्रांट कर सके। लास्ट इम्पॉर्टेंस इज फॉर द मैनेजमेंट। देखिए अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैनेजमेंट आप जानते हैं कि आज के टाइम में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट हो गई है। अब ओनर्स डिसीजंस नहीं लेते बल्कि वो अपने आप प्रोफेशनल मैनेजर्स रखते हैं और ये प्रोफेशनल मैनेजर्स तरह तरह के डिसीजंस लेते हैं। इन डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो ओनर की प्रॉफिटेबिलिटी, ओनर के वेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि फर्म की जो नेट इनकम है वो इंक्रीज होती है तो ओनर की वेल्थ इंक्रीज होती है, फर्म की नेट इनकम डिक्रीज होगी तो ओनर की वेल्थ डिक्रीज हो जाती है। तो जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है उसका रिपरकशन जो है वो ओनर को सहन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट जब भी कोई प्लानिंग करना होता है, कोई बिजनेस को प्लान करना होता है, आगे कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, तो सबसे पहले वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होती है और ये फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और साथ में ये डिसाइड करते हैं कि हम ग्रोथ पे हैं या नहीं हैं। अगर हम ग्रोथ पे हैं तो नए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके साथ हम सक्सेसफुल रहेंगे या हम उसके साथ पूरा जस्टिस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है तो नए प्रोजेक्ट्स लेने से बचना चाहते हैं। कई तरह के डिसीजंस होते हैं जो कि मैनेजमेंट को लेने होते हैं, उसके लिए भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफ़र करते हैं। उसी तरह से कंट्रोल को करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए वो कई तरह के रेशियोज़ को देखते हैं। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजंस के लिए, तरह तरह के डिसीजंस के लिए या जो भी डिसीजंस वो लेना चाहती है उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू होती है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। अकाउंटिंग जो है अब सिर्फ प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन ही नहीं करती, यानी अकाउंटिंग का यूज़ हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस को जानने में ही नहीं करते हैं,
बल्कि इसके आगे हम अकाउंटिंग के और भी कई स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उन यूज़र्स तक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो लोग बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। इसमें मैनेजमेंट भी होती है क्योंकि उनको कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही लेंडर्स होते हैं जिन्हें बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस जाननी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी जाननी होती है। तो इस तरह से अकाउंटिंग में हम जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वहीं आगे हम इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके हम कई तरह के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में उन सभी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं जो इसमें जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। Thank you so much. Thank you for watching this video and stay tuned for the next video on limitations of accounting. एंड गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। आप अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और आप लोग इसी तरह से जो है मेरे वीडियोस देखते रहिए एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।